हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय। आई वेलकम यू ऑल। और फिर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास है हमारी, छोटी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं। 56 पे हैं हम, मुझे लगता है 56 नंबर पे हैं हम। और 74 समथिंग कुछ क्वेश्चन है, तो 20-22 क्वेश्चन है अपना। 74-75 क्वेश्चन होंगे, तो इनको एक बार कर लेते हैं तो एरर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एक्सपोजर हो जाएगा बढ़िया कि क्या हमें स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ना था या किस लेवल के एरर आ रहे हैं, तो आपको ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आगे जो है और भी मतलब वीडियोस लेके चलेंगे, फिर लाइंस देख लेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख लेंगे, वॉइस नरेशन देख लेंगे। वो मैं करता चलूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अभी फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। थर्ड वीडियो है हमारी ये, और एरर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आसान है बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा हो टाइम टेकिंग है तो अपना 2x पे करके देख सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार आप जरूर है देखना, क्योंकि ये है कि आपको एक्सपोजर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर, बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 years। तो मैं आपको ये बता रहा था, जब इस जो है सेशन की, मतलब सेशन क्या कहूँ, स्टेनोग्राफर के जो सेट से स्टार्ट हुए थे, मैंने उस टाइम पे आपको क्लास की पहली क्लास में पढ़ाया होगा कि सिंस कब आता है और फोर कब आता है। याद करो कि सिंस और फोर का क्या हिसाब है, ठीक है। अब समस्या ये है कि सेंटेंस में दिक्कत है दो जगह, है ना। ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 years, क्या करें। चलो खैर, मुझे पता नहीं उन्होंने आंसर भी क्या दिया होगा। समस्या ये है सेंटेंस के साथ, ये टाइप या तो ऐसा तो नहीं कहीं हमारे टाइपिस्ट ने गलती कर दी क्योंकि ये सेंटेंस गलत उतार दिया हो, लेकिन चलो खैर, गलती होती तो जो सेकेंडरी बात है, लेकिन फिलहाल सेंटेंस देखो। मैं कह रहा हूँ ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 years। देखो 5 साल की आप बात कर रहे हो ना, खैर ठीक है, 5 साल की बात कर रहे हो तो 5 साल का क्या है, 5 साल जो है ड्यूरेशन है या पॉइंट है। मैंने आपको बताया था टाइम को दो तरीके से देखते हैं। टाइम को देखने के दो तरीके हैं, या तो पॉइंट होगा या ड्यूरेशन होगा। या तो क्या होगा, पॉइंट होगा, या क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत लंबे समय अंतराल की आप बात करते हैं उसको ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा 5 दिन की आप बात कर रहे हैं, कोई काम आपने 5 दिन किया, 5 घंटे, 5 साल, ये सब क्या है, ड्यूरेशन है। किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम हो रहा है, उसको पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कल मैं कहता हूँ कल मैंने बिरयानी खाई, मान लेते हैं, ठीक है। तो कल आपने जो बिरयानी खाई है वो पूरे दिन में नहीं खाई। कल का मतलब जो कल यस्टरडे आपका था, कल के दिन में कोई खास एक स्पेसिफिक पॉइंट था, है ना। एक टाइम था स्पेसिफिक जिसपे आपने बिरयानी खाई होगी, तो उसको पॉइंट मानेंगे, ड्यूरेशन नहीं। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, 5 years जो है वो ड्यूरेशन। 5 years क्या है, ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं 4 का। और पॉइंट को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो कहानी ये है कि पॉइंट के लिए सिंस आएगा और ड्यूरेशन के लिए क्या आएगा, 4 आएगा। एक तो कहानी है जो मैं पहले ही बता चुका था आपको, तो मुझे लगता है एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि 5 years के साथ किसका यूज करेंगे, 5 years के साथ यूज करेंगे किसका, हाँ जी, हाँ 5 years के साथ किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। 5 years के साथ 4 का यूज करेंगे। तो सिंस हटा लो और क्या लिख लो, 4 लिख लो। सिंस हटा लो और क्या लिख लो, 4 लिख लो। आंसर तो यही होगा, ठीक है। आ गया, सिंस की जगह 4 आ जाएगा, सी फॉर कैट हमारा आंसर है। एक चीज और मैं सिखाना चाह रहा था, अगर वो 5 साल से रहती आ रही है तो यहाँ इज लिविंग से बेहतर हो सकता है हैज बीन लिविंग। इज लिविंग से बेहतर क्या हो सकता है, हैज बीन लिविंग हो सकता है। क्या समझाना चाह रहा हूँ जरा देख लो। हालांकि इज लिविंग गलत ही है, समझे, लेकिन हाँ, तो अब ऐसा ना, दो मिस्टेक हो गई, तो कौन सी मिस्टेक ज्यादा बड़ी है, कौन सी गलती को ज्यादा जो है गलत मान सकते हैं, दोनों में ज्यादा गलत कौन सी बात है। तो ज्यादा गलत जो है 5 years जो है वो हमारा ड्यूरेशन है, और इसके साथ किसका यूज करेंगे, फॉर 5 years, ना कि सिंस 5 years। तो 5 years के साथ 4 आएगा। लेकिन हाँ, गलत इज लिविंग भी है, मैं आपको बता दूं क्या होता है, जरा थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। जब कोई एक्शन, है ना, जब कोई एक्शन कुछ चल रहा है, कोई एक्शन चल रहा है ना, आप कह रहे हो कि वो यहाँ पे 5 साल से रह रही है, क्या है, चेन्नई में रह रही है ना 5 साल से, ही या शी, हाँ ही, वो चेन्नई में 5 साल से रह रहा है। तो पता है क्या, जब आपने आज से शुरू कर लिया और आज से उसको रहते रहते कितने साल हो गए साहब, 5 साल हो गए, तो ये 5 years का एक्शन कंप्लीट हो गया है। 5 years का एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दो चीजें हैं, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो 5 साल रह चुका भाई यहाँ पे चेन्नई में, तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ही हैज लिव्ड इन चेन्नई फॉर 5 years, कि उसको यहाँ रहते रहते कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। एक तो हो ये बात कि उसको यहाँ रहते रहते 5 साल हो गए, एक तो ये बात आप कह दो, ठीक है, बढ़िया। दूसरा, अगर माना ये बात आपने कह दी है, आप ये कह रहे हो यहाँ 5 साल से रहता आ रहा है और आपको लग रहा है कि एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, आगे क्या है, आगे वो आपको लग रहा है वो एक्शन जारी है। अगर आगे एक्शन जारी है तो उस जारी एक्शन के लिए, जो जो एक्शन जारी है उसके लिए किसका यूज करोगे, कॉन्टिन्यूस टेंस का। किसका यूज करोगे, कॉन्टिन्यूस टेंस का। और वो 5 साल का एक्शन जो कंप्लीट हो गया,
कंप्लीट एक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस का। कंप्लीट एक्शन के लिए कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट टेंस आता है। कोई काम आपने पूरा कर लिया, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए परफेक्ट टेंस आता है। जो काम जारी है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो अगर कोई व्यक्ति चेन्नई में 5 साल से रह चुका है, आप यही कहना चाह रहे हो 5 साल रह चुका, आगे की बताना नहीं चाह रहे कि वो 5 साल रह चुका, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो ही हैज लिव्ड इन चेन्नई सिंस 4-5 years। ठीक है, ये आ गया। आप कह रहे हो 5 साल से रहता आ रहा है और आपको लग रहा है एक्शन अभी भी जारी है, तो ही हैज बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years। पिछले 5 साल से चेन्नई में रहता आ रहा है और एक्शन अभी भी क्या है? जारी है। इस प्रकार की घटना के लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ज्यादा सही होता है। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो परफेक्ट स्ट्रक्चर होती ही हैज बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years। वो पिछले 5 साल से चेन्नई में रहता आ रहा है। ही इज लिविंग की जगह हैज बीन लिविंग आएगा। अब बात कर लेते हैं इज लिविंग क्यों नहीं आया, इज लिविंग जो है गलत क्यों है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, किसकी बात करें? कंटिन्यूअस टेंस की, और आप बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है भाई? एक चीज ध्यान रखना, कंटिन्यूअस टेंस जो है टाइम के साथ यूज नहीं होता। इन जनरल कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम का प्रयोग गलत माना जाता है। कंटिन्यूअस टेंस अगर आया है, आप कहीं कंटिन्यूअस टेंस लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेहतर है कि उसके साथ टाइम का प्रयोग मत करो। टाइम लगाना उसके साथ गलत है। क्या करो, अगर आपको लगता है टाइम दिया हुआ है, कोई टाइम दिया हुआ है, तो उस टाइम अगर दिया हुआ है तो टाइम के लिए फिर आप किसका यूज करो? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यही मैं समझाना चाह रहा था। देखो ध्यान से, आपको टाइम दे दिया 5 साल, 5 साल जब दे दिया तो बेहतर है इज लिविंग की जगह किसका यूज करो? हैज बीन लिविंग का। इज लिविंग की जगह हैज बीन लिविंग। टाइम दे दिया तो कंटिन्यूअस टेंस गलत है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सही है। अगर टाइम दे दिया तो कंटिन्यूअस गलत है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? सही है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं इसी वाले पेज पे। अगर मैं कह रहा हूं इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही है, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। मैंने कहा इट इज रेनिंग और मैं कहूं इट हैज बीन रेनिंग। मैं कहूं इट इज रेनिंग और इट हैज बीन रेनिंग, दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखना, पहला कंटीन्यूअस टेंस है, दूसरा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पहला वाला ठीक है। अगर मैं इतना ही सेंटेंस की बात करूं तो इट इज रेनिंग सही है, इट हैज बीन रेनिंग गलत है। क्यों? कंटीन्यूअस टेंस अगर आया हो तो उसके साथ टाइम की जरूरत नहीं होती, और अब फिलहाल आप देखो कोई टाइम दिया हुआ नहीं है। टाइम जब तक नहीं दिया तो कंटीन्यूअस टेंस सही है, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है? गलत है। लेकिन वहीं अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, यहीं अगर मैं ऐड कर दूं फॉर 5 hours, ठीक है, फॉर 5 hours, या यही मैं ऐड कर दूं फॉर 5 hours, पिछले 5 घंटे से बारिश पड़ रही है। जैसे ही आपने 4-5 hours लगाया, ये कितने घंटे से? 5 घंटे से। तो मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है? कहने को तो वो सही है, जैसे अभी पिछले सेंटेंस में उन्होंने 4-5 hours के साथ कंटिन्यूअस टेंस लगा रखा है, लेकिन मैं आपसे कहूं दोनों में से कौन सा चुनना है, तो भाई ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस गलत है। इट इज रेनिंग फॉर 5 hours से बेहतर है इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। ठीक है, टाइम अगर आपको मेंशन कर दिया तो कंटिन्यूअस टेंस से बेहतर किसको चुनो? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चुनो, सही रहेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ये तो खैर उन्होंने 2 गलतियां दे दी तो आपने 4 सिंस के हटा के 4 कर दिया, वो चीज है। ठीक है, तो इट इज ही इज लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years, बाकी हैज बीन लिविंग आता तो बेहतर होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द गेस्ट हैव अराइव्ड। भैया हेड आ गया है सेंटेंस में, है ना, गेस्ट हैव अराइव्ड। देखो वैसे तो वैन वाली क्लोज दे रखी है, लेकिन छोड़ो ना, इधर तुमने हेड दे दिया। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दिखाती है? परफेक्ट टेंस को या पास्ट ऑफ पास्ट को। बहुत सारी क्लासेस में बता के आया हूँ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दिखाती है? परफेक्ट टेंस को। पास्ट ऑफ पास्ट की हम बात करते हैं। अब आपने शुरू में देख लिया पास्ट ऑफ पास्ट है, और मैं आपको टाइम लाइन जब बताता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट से पीछे क्या होता है? पास्ट होता है, और पास्ट से पीछे क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट होता है। पास्ट ऑफ पास्ट होता है। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको दिख गया कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वो कहां से आई होगी? किस रास्ते से आई होगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आई होगी पास्ट पे, मतलब कोई 2 एक्शन होंगे तो एक एक्शन पहले हुआ होगा पास्ट पे, उसके बाद अगला एक्शन हुआ होगा जो पुराना एक्शन है सबसे, वो पास्ट ऑफ पास्ट पे। तो अगर तुमने यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लिया, तुमने क्या देखा कि यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि कोई एक एक्शन ऐसा भी होगा जो कहाँ हुआ होगा? पास्ट में हुआ होगा। कहाँ हुआ होगा? पास्ट में। यही कारण है कि इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे।
हैव अराइव्ड नहीं, केवल अराइव्ड कहेंगे। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, कि जब गेस्ट आए, हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम, कि जो वो मुश्किल से मतलब उसी मतलब जस्ट कमरे से निकला ही था जब गेस्ट आए, आप ये कहना चाह रहे हो। एक चीज और, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था जब नो सुनर और हेड वाली बात हुई थी, कुछ वीडियो उस टाइम पे कट कटा गई थी शायद, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू था, तो उस टाइम मैंने आपको शायद बताया था, पता नहीं उसमें था या नहीं था, कि हार्डली जो है, हार्डली जब आ जाए, नो सुनर आ जाए, हार्डली आ जाए, तो नो सुनर हार्डली या सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी एडवर्ब आ जाता है तो वो इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ रख देना? सब्जेक्ट के पहले रख देना। एडवर्ब शुरू में आता है तो अपने साथ वो हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ लिखा है, देखो लेफ्ट, हमारे पास एक लेफ्ट लिखा है, ये हो गई मेन वर्ब। लेफ्ट कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। और ये जो हेड है, हेल्पिंग वर्ब, वो हमने कहाँ रख दी? देखो हेल्पिंग वर्ब हमने रख दी ही सब्जेक्ट से पहले। हमने हेल्पिंग वर्ब इस ही सब्जेक्ट से कहाँ रख दी? पहले रख दी। देख लो, सब्जेक्ट ही है, उससे पहले हमने हेड रख दिया, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। और वाक्य के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब भी एडवर्ब आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है वो एडवर्ब क्या लेगा अपने साथ? हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो आपने हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दी। हार्डली हैड ही लेफ्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो वो कहां से आया होगा? पास्ट से, इसलिए हमने इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड का यूज कर दिया। बाकी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? क्या सेंटेंस है साहब? सेंटेंस है ही वेंट टू द कॉलेज इन अ ट्रेन, ही वेंट टू द कॉलेज विद अ ट्रेन, ही वेंट टू द कॉलेज बाय ट्रेन और ऑन अ ट्रेन। बढ़िया यार, ये तो बड़ा अच्छा सेंटेंस पूछ लिया था। आ जाओ जरा, एक बार मैं जरा एक पेज ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर तुम ट्रांसपोर्ट की बात करो, किसकी बात करो? ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के लिए तीन प्रपोजिशन हमारे पास होती हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए कितनी प्रपोजिशन होती है? तीन, बाय, ऑन और इन। ध्यान रखना, बाय, ऑन और इन। अगर बिना डिटरमिनर के आया है कोई भी ट्रांसपोर्ट बिना डिटरमिनर के यूज हुआ है, डिटरमिनर मतलब ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, उसके अलावा माय योर हिज हर, ऐसा कोई भी शब्द जो है प्रयोग नहीं किया गया, तो उस सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट के साथ आंख बंद करके इसका यूज कर दो, बाय का। जैसे मैं कहता हूं बाय ट्रेन, ठीक है, मैं कहता हूं बाय बस, ठीक है। जैसे मैंने बस कहा, जैसे मैंने ट्रेन कहा, तो ट्रेन के साथ बाय ठीक है, बस के साथ भी बाय ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने केवल ट्रेन लिखा, केवल बस लिखा। ट्रेन और बस के साथ मैंने किसी भी प्रकार के कोई डिटरमिनर का यूज नहीं करा। ए एंड दा का कोई मैंने यूज नहीं करा है, दिस दैट दोस का यूज नहीं करा है, दिस ट्रेन, दिस बस, दैट बस, कुछ नहीं लगाया। केवल एक शब्द आया जिसके साथ कोई डिटरमिनर नहीं आया। अगर डिटरमिनर वगैरह कुछ नहीं दिया, डिटरमिनर वही ए एंड दा, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल नहीं आया, दिस दैट दीस दोस नहीं आया, तो उस सिचुएशन में किसको सही मानते हैं? बाई को सही मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं ऑन की और इन की। भाई ऑन और इन तब आता है जब डिटरमिनर दिया हो। डिटरमिनर बता देता हूं, कोई ए आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, ठीक है। उसके अलावा माय आ जाए, योर आ जाए, आर आ जाए, ठीक है। उसके अलावा देयर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए। ये जो शब्द हैं वो जनरली डिटरमिनर कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव मान लो, सीधी भाषा में कहें तो ये शब्द अगर पहले आ जाएंगे तो फिर या तो ऑन आएगा या इन आएगा। जैसे मैं कहता हूं, मैंने कहा ट्रेन, ट्रेन के लिए बाय आएगा, बात तो ठीक है, ट्रेन के लिए बाय आएगा, है ना, बाय ट्रेन। लेकिन अगर मैं कहता हूं द ट्रेन, मैंने जैसी ट्रेन से पहले दा लगाया तो जैसी डिटरमिनर लग गया, अब बाय नहीं आ सकता, या तो ऑन आएगा या क्या आएगा? इन आएगा। अगर डिटरमिनर लग जाए तो या तो ऑन आएगा या क्या आएगा? इन आएगा। अब बात करते हैं ट्रेन के साथ क्या लगा दूं, ऑन लगाऊं या इन लगाऊं। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें आप बेसिकली चल सकते हैं, जिस व्हीकल के अंदर आप आसानी से चल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें आप चल नहीं सकते, जिसमें वॉक करना ऐसे ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ आप किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो इन आएगा, वॉक कर सकते हैं तो कौन जो है वॉक नहीं कर सकते, इन आएगा, वॉक कर सकते हैं तो ऑन आएगा। अब मैं आपसे बात करूं कि ट्रेन में आप चल रहे हो, ट्रेन के लिए बाय आ गया लेकिन दा ट्रेन हो गया, डिटरमिनर लग गया, तो या तो ऑन या इन। अब सोचो ट्रेन में वॉक करा जा सकता है? अरे ट्रेन के अंदर आसानी से चल सकते हो, और जिस ट्रांसपोर्ट में वॉक कर सकते हो उसके लिए किसका यूज करेंगे? ऑन का। तो आप कहेंगे ऑन द ट्रेन। क्या कहेंगे आप? ऑन द ट्रेन। बाकी इसके अलावा अगर मैं बस की बात करूं, तो अगर मैं लिख रहा हूं बस तो ठीक है, बाय बस, है ना, केवल बस लिखा है। लेकिन अगर मैं कहूं द बस,
तो मैंने कहा अगर डिटरमिनर लग गया तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा इस बात पे कि या तो ऑन आएगा या क्या आएगा, इन आएगा। बस में सोचो, क्या बस में वॉक कर सकते हो? बस के अंदर, ट्रांसपोर्ट के बस के अंदर वॉक कर सकते हो? जब अंदर घुसते हो फिर टिकट विकेट लेते हो, वॉक करते हो, तो वॉक कर सकते हैं। वॉक कर सकते हैं तो किस, ऑन द बस या इन द बस? ऑन द बस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कार की बात करूं, मैं कहूं आपसे बाय कार, गलत है सही है? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि कार के साथ कोई डिटरमिनर नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं माय कार, कि भाई मैं जो हूँ स्कूल गया किससे? अपनी गाड़ी से गया, मान लिया कॉलेज गया, मैं ऑफिस गया अपनी कार से गया, ठीक है। तो माय कार मैंने कहा, कार से पहले डिटरमिनर लग गया माय, ठीक है। अब डिटरमिनर लग गया तो या तो ऑन आएगा या क्या आएगा, इन आएगा। अगर तुम कार में वॉक कर सकते हो तो ऑन सही है, अगर कार में वॉक नहीं कर सकते हो तो इन सही है। भाई गाड़ी में तो वॉक हो नहीं सकता, गाड़ी में हल्का फुल्का हिल डुल सकते हो, मूव कर सकते हो, लेकिन कार में चलना तो पॉसिबल नहीं है। कार में जनरली चलना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर चलना पॉसिबल नहीं है बच्चे, तो फिर उसमें ध्यान रखना है। तो किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनका। इन माय कार, इन माय कार, ध्यान रखना। तो बस इतनी सी कहानी है। ट्रांसपोर्ट के लिए 3 प्रपोजिशन है। डिटरमिनर नहीं दिया तो बाय का यूज करो। कोई भी डिटरमिनर दिया है, इनमें से कुछ भी दिया है, इनमें से कोई भी शब्द दिया है, तो फिर ऑन आएगा या इन आएगा। कैसे पता चलेगा? वॉक कर सकते हो ऑन लगाओ, वॉक नहीं कर सकते हो इन लगाओ, ठीक है। एग्जाम्पल सोच लेना, कमेंट करके बताना आपके दिमाग में क्या एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट का, और किसके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने हिसाब से 2-3 एग्जाम्पल बनाओ और मुझे कमेंट करो, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने आपसे क्या कहा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, आ जाओ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं गाइस। देखो, अब देखो, मैंने कहा कि ट्रेन के साथ आपने बाय लगाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन से पहले आर्टिकल आ गया ना। आर्टिकल मतलब डिटरमिनर आ गया, और जब डिटरमिनर आ जाए तो बाय का प्रयोग गलत है। बाय का प्रयोग क्या है? गलत है। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट के लिए विद तो आता ही नहीं है, मैंने विद बताया, ट्रांसपोर्ट के लिए विद नहीं आता। बचा इन अ ट्रेन, बचा ऑन अ ट्रेन। अब ट्रेन के साथ ए आ गया, बिल्कुल सही बात है साहब। बात आती है इनकी या ऑन की। अगर आप ट्रेन में वॉक कर सकते हो, वॉक कर सकते हो साहब, अगर वॉक कर सकते हो तो किसका यूज करोगे? ऑन अ ट्रेन का। हाँ, ट्रेन में चल नहीं पाते तो इन आ जाता, ठीक है। आंसर बनेगा क्या? डी फॉर डॉग। बढ़िया, नेक्स्ट आओ। No less than 50 students, no less than 50 students were absent। कि 50 स्टूडेंट से जो है कम, जो है कम नहीं थे स्टूडेंट जो एब्सेंट थे, आप ये कहना चाह रहे हो। देखो समझदार को इशारा काफी भाई, लेस देन यूज करा है आपने, नो लेस देन नहीं, नो फीवर देन। वही एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं नो लेस देन लगा रहे हो, कहीं नो लेस देन लगा रहे हो, तो ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? नो लेस देन अनकाउंटेबल। अरे लिटिल, लिटिल ये लेस किससे बना है? लिटिल से बना है। लिटिल, लेस, लिटिल पॉजिटिव डिग्री होती है, लेस कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आता है, तो लेस भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। लेकिन फिलहाल आप बात कर रहे हो किसकी? स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो स्टूडेंट के साथ आप लिटिल, लेस का प्रयोग नहीं कर सकते, लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल के साथ फ्यू आता है। काउंटेबल के साथ क्या आता है? फ्यू। अनकाउंटेबल के साथ आता है लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव क्या होती है? लेस। फ्यू की कंपैरेटिव क्या होती है? फ्यूअर। इसलिए नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स ये लिखा जाएगा, नो लेस देन नहीं, नो फ्यूअर देन। आंसर कौन सा बनेगा? डी फॉर डॉग। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर। अच्छा, डाउन भी फ्रॉम भी। द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर। जो ओल्ड मैन है वो कहां से गिर गया? स्टेयर से गिर गया। बताओ भाई क्या कह सकते हो कि ओल्ड मैन जो है स्टेयर से गिर गया। देखो है तो आसान ही, ठीक है। नहीं, अगर आप नीचे गिरने की बात करते हो तो फ्रॉम की जरूरत है ही नहीं। फेल डाउन द स्टेयर्स, फेल मतलब गिरना, डाउन द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो आपको फ्रॉम का जो है यूज करने की जरूरत नहीं है। यही फ्रेज बिल्कुल ठीक होगा, फेल डाउन द स्टेयर्स। द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फ्रॉम अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, डाउन ही वो काम कर सकता है स्टेयर्स के लिए, फ्रॉम की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, देखो दो फ्रेजेस जनरली यूज होते हैं, ऑफ द स्टेयर्स, फेल ऑफ द स्टेयर्स, और फेल डाउन द स्टेयर्स। जब जैसे सीढ़ियां हैं, तुम सीढ़ियों पे ऐसे गिरे हो बिल्कुल, तो फेल डाउन द स्टेयर्स हो गया। क्या हो गया? सीढ़ी, जैसे तुम गिरे हो तो सीढ़ी पे ऐसे गिरे तो फेल डाउन द स्टेयर्स हो गया। बाकी बात बचती है ऑफ की। एक ऑफ फेल ऑफ द स्टेयर्स भी होता है, वो डबल एफ वाला, ठीक है। उसमें यह है कि जैसे तुम चल रहे थे, साइड में रेलिंग थी और तुम्हारा पैर फिसल के तुम साइड में गिर गया, तो जनरली उसके लिए ऑफ आ जाता है।
डिटैचमेंट के लिए ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो फेल डाउन द स्टेयर्स होता है, फेल ऑफ द स्टेयर्स होता है, दोनों ही सही है। फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है कुल मिला के, ठीक है, वो जो है सुपरफ्लोस हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। फेल डाउन, डाउन हटाओ तो ठीक, सॉरी डाउन नहीं, फ्रॉम हटाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रॉम हटाओ, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी डजंट नो टू स्विम, उसको नहीं पता कि कैसे तैरते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नो वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव आए, कभी भी नो वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, नो वर्ब के बाद नो के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो ये गलत है। कभी भी नो वर्ब हो, कभी भी आप जानने की बात करें तो नो के बाद हाउ टू नो आता है, हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नो के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, हमेशा हाउ आएगा, क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है अगर उसके बाद इन्फिनेटिव लगाओगे वो कंप्लीट मीनिंग बनेगा ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं शी डजंट नो, उसको नहीं पता टू स्विम, तैरना, उसको तैरना नहीं पता। तैरना, स्विम तो सबको पता होता है, तैरना तो सबको पता है, मुझे पता है तैरना क्या होता है लेकिन मेरे को नहीं आता, है ना। तो शी डजंट नो, उसको नहीं आता कि तैरते कैसे हैं, उसको शी डजंट नो, उसको नहीं पता है हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। तैरना तो मुझे पता है कि तैरना क्या होता है, लोग तैर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं, कैसे तैर, शी डजंट नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। तो नो के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग गलत होता है, ध्यान रखना। नो के बाद हाउ टू इन्फिनेटिव आता है, हाउ प्लस इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स देन इंग्लिश। एक बात तो पक्की है कि देन आया है, एक बात तो पक्की है कि क्या आया है, देन आया है। देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री आई होगी, देख लो, बेटर कंपैरेटिव डिग्री ही है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या की बात नहीं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स देन इंग्लिश, दो चीजों की कंपैरिजन करी, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की, लेकिन एक गलती कर गए। बेटर क्या है, बेटर जो है अच्छा ही तो है, बेटर मतलब गुड, बेटर किससे बना, गुड से बना, बेटर किससे बना, गुड से बना, है ना। गुड बैड की आप बात कर रहे हो, तो अगर गुड और बैड की बात कर रहे हो तो अच्छे और बुरे की बात कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए इनके साथ प्रपोजिशन क्या आती है। आपने अगर प्रोनाउन मुझसे पढ़ी है तो जब हम प्रोनाउन का सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या 231 या 123 जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें लिखते हैं क्या, गुड एट बैड एट, किसी का किसी चीज में अच्छा होना गुड एट, किसी चीज में बुरा होना बैड एट। तो गुड और बैड के साथ प्रपोजिशन आती है एट, है ना। तो शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स देन इंग्लिश। ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये कैसी सी बात हो गई, थोड़ी अजीब सी लग रही है कि मुझे तो सुनने में इन लग रहा है बढ़िया, कि मेरे को तो सुनने में सबसे बढ़िया इन लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना गुड एट बैड एट समथिंग होता है, गुड एट समथिंग बैड एट समथिंग, किसी चीज में अच्छा होना गुड एट समथिंग, बुरा होना बैड एट समथिंग, लेकिन हाँ इन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या, आई प्रेफर टी देन कॉफी। मैंने पहली क्लास में बताया था प्रेफर के साथ देन नहीं आता, क्योंकि प्रेफर एक ऐसा शब्द है जो खुद से ही कंपैरिजन को दिखाता है, जो खुद से ही कंपैरिजन को, प्रेफर मतलब होता है किसी चीज को, किसी एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। मैंने कहा मैं किसको प्रेफर करता हूँ, चाय को, किसके कंपैरिजन में, कॉफी के। तो प्रेफर के साथ देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि प्रेफर के मीनिंग में ही कंपैरिजन है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हो, खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। फिलहाल बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एक बात तुम्हें पता हो, जो न्यूज शब्द है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज को गिना नहीं जा सकता, ध्यान रखना। जैसे मैंने इससे पहले बहुत से एग्जांपल दिए हैं, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज को गिन नहीं सकते, और अगर न्यूज को नहीं गिन सकते गाइस तो न्यूज के साथ आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा, ध्यान रखना। न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, न्यूज के साथ कभी आर का प्रयोग नहीं करेंगे आप, न्यूज सिंगुलर है, न्यूज इज आएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, द सीनरीज ऑफ ऊटी वॉज वंडरफुल। ठीक है भाई, सीनरीज नहीं सीनरी होता है, सीनरीज नहीं क्या होता है, सीनरी होता है, सीनरी शब्द होता ही नहीं, सीनरी नहीं क्या होता है, सीनरी होता है, क्या होता है, सीनरी। सीनरी होता है आसपास का प्राकृतिक दृश्य, जो नेचुरल, जो ब्यूटी की आप बात करते हैं आसपास का, जैसे ऊटी का है, ऊटी जगह पे आसपास में जो नेचुरल जो है जगह है, आप उसकी बात कर रहे हैं कि आसपास का जो वंडरफुल जो बेसिकली नजारे हैं, शानदार नजारे हैं, उनकी बात कर रहे हो। तो जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसके लिए सीनरी शब्द का यूज होता है, सीनरीज नहीं होता। और दूसरी बात, आसपास का जो नेचुरल, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, ब्यूटी की बात कर रहे हो, वो वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट है, ब्यूटी को फील करा जा सकता है ना, आप महसूस कर सकते हो, और जिस चीज को फील करा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल तो बनेगा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल है, तो सीनरीज नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। आसपास का प्राकृतिक दृश्य केवल आंखों से देखा जाएगा, ना कि उसको प्लूरल बना लोगे, ना कि उसको गिन लोगे।
ठीक है। शी रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल होता है किसी के जैसा दिखना, रिजेंबल का मतलब किसी के जैसा दिखना, रिजेंबल के साथ विद का प्रयोग गलत है। शी रिजेंबल्स whom, वो किसके जैसी दिखती है, अपनी मदर के जैसी दिखती है। हालांकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिट वाला कॉन्सेप्ट रिजेंबल में चलता नहीं है, लेकिन छोड़ो, तुम इतना ध्यान रखो रिजेंबल के साथ विद का प्रयोग गलत है। शी रिजेंबल्स whom, किसको किसके जैसी दिखती है, अपनी माता जी के जैसी दिखती है। तो शी रिजेंबल्स हर मदर, विद की जरूरत नहीं है रिजेंबल के साथ। He asked me that where I was going, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा था। She asked me that where I was going, कि मैं कहां जा रहा था। बताओ भी क्या हो सकता है। देखो अगर तुम समझदार हो, तुमने थोड़े बहुत भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि दो कंजक्शंस का प्रयोग गलत होता है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में दैट आता है। कैसा सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में दैट आता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं या इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, दैट और वेदर, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, या मैं कह दूं एक क्लोज ये है, ये हो गई मेन क्लोज, अगर तुम क्लोजेस समझते हो। नहीं तो ये मान लो कि सेंटेंस का एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा हमारा ये हो गया, ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या हो गई ये, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, या ऐसा समझ लो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में एक ही कंजक्शन चाहिए, ऐसा नहीं 10-12 कंजक्शन लगा दोगे। तो यहाँ पे दो कंजक्शन आ गए, एक दैट आ गया, एक वेयर आ गया, एक दैट आ गया, एक वेयर आ गया, दो कंजक्शन है, दोनों में से एक ही काम आएगा। तो इसका मतलब आंसर तो डी फॉर डॉग होगा, क्योंकि दैट और वेयर दोनों लगा रखे हैं, तो दोनों में से एक लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है, तो एक बात देखो, यहाँ पे आस्क्ड आया है, क्या आया है, आस्क्ड। आस्क्ड जब कब आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। आस्क्ड कब आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो ही प्रकार के कंजक्शन बनते हैं, ऐसे सेंटेंस जो यस और नो टाइप होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो यस और नो टाइप होते हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंसेस जो होते हैं, उन सेंटेंसेस में इफ या वेदर कंजक्शन प्रयोग करा जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जो ओपन एंडेड होते हैं, ये WH टाइप जिनको आप कहते हैं, जिनके स्टार्टिंग में कोई WH वर्ड लगा होता है, उन सेंटेंसेस में वही WH वर्ड कंजक्शन बन जाता है। तो आस्क्ड से देख के पता चलता है कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करेंगे, केवल वेयर का प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। फिर से वही सेंटेंस, शी मैरिड विद अ डॉक्टर, या शी मैरिड अ डॉक्टर, शी मैरिड अ डॉक्टर। पिछली क्लास में समझाया था मैरिड बड़े अच्छे से। ठीक है, तो अगर यहां नहीं पढ़ा है तो वहां जरूर पढ़ना है। ठीक है, मैरी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके साथ अपना क्या दे रखा है, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मैरी के साथ विद की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैरी का पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ क्या आएगा, टू जरूर आएगा, ध्यान रखना। ही एज वेल एज हिज ब्रदर वर प्रेजेंट, ध्यान रखना, एज वेल एज जब जब दे दिया जाए तो इसको एज अ प्रपोजिशन की नजर से देखो। हालांकि होता नहीं है प्रपोजिशन, लेकिन देखो नजर से उसी। एज वेल एज ये हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, मैं तुम्हारे ध्यान के लिए कह रहा हूँ, इसको ये काम, ये फंक्शन जो है करता है, प्रपोजिशन जैसा ही करता है। ही एज वेल एज हिज ब्रदर, तो ही विद हिज ब्रदर्स। ठीक है, तो विद वाला ही फंक्शन है। तो ये प्रपोजिशन हो गया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, ही है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, मेन आदमी हमारा ही है। और ही के हिसाब से वर या वॉज, ही के हिसाब से क्या आएगा, वॉज आएगा। अरे ही सब्जेक्ट है यार, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर, ये बढ़िया चीज है भाई, इसका ध्यान रखना। द नंबर ऑफ, और एक होता है आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ या आ नंबर ऑफ। जब भी आप नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या का मतलब है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स मतलब जो जिन्होंने अप्लाई किया किसी चीज के लिए। तो जब आप नंबर संख्या की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल ही होंगे। तो द नंबर ऑफ हो या आ नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद नाउन तो कैसा ही आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। दोनों के बाद नाउन तो कैसा ही आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन अगर मैं याद करने की बात करूं तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, मैं हालांकि समझाऊंगा अभी कैसे क्यों। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, आ नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ध्यान रखने की बात है। द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब सेंटेंस देख लो। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, देखना जरा, प्लूरल नाउन है, बिल्कुल प्लूरल नाउन है। और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब, हैव या हैज, क्या आएगा, हैज आएगा। अब मैं समझा देता हूं ऐसा होता क्यों, ऐसा होता क्यों है। देखो हम जनरली क्या करते हैं, अगर आप आर्टिकल थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आर्टिकल में आपको ये पता होगा कि दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल होता है द,
डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। तो अगर आप ये समझते हो तो आप ये भी समझोगे, अगर आप कह रहे हो द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ में द लगा है, द कैसा आर्टिकल है, द है भैया डेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब कभी आप कह रहे हो द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, इसका मतलब आपके पास नंबर क्लियर है कि कितने एस्पिरेंट्स हैं। कभी भी आपने द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कहा मतलब यू हैव अ टोटल नंबर, कि भाई तुम्हारे पास है एक टोटल नंबर जिसको आपने एस्पिरेंट माना है। जितने भी एस्पिरेंट है मान लेते हैं जैसे एसएससी कई बार बताता है कि भाई 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 5 लाख उनके पास एग्जैक्ट नंबर है, और अगर नंबर एग्जैक्ट तुम्हारे पास है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, द नंबर ऑफ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, द नंबर ऑफ। और जब पूरा नंबर तुम्हारे पास एक है, इकट्ठा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल तुम्हारे पास परफेक्ट नंबर तुम्हें दिया हुआ है, तो उसको सिंगुलर मानेंगे। नंबर्स को यूनिटी की नजर से देखा जाता है, नंबर्स को किस नजर से, यूनिटी की नजर से देखा जाता है कि पूरा नंबर जो है वो अकेला है, सिंगुलर है, अकेला है, एक है। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि द मतलब परफेक्ट नंबर तुम्हारे पास है, एग्जैक्ट नंबर तुम्हारे पास है, इसलिए आपने किसका यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। उसके बाद अगर आप कह रहे हो आ नंबर ऑफ, अगर आप क्या कह रहे हो, आ नंबर ऑफ कह रहे हो, तो आ नंबर ऑफ में आर्टिकल ए आया। ए का मतलब कैसा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। कैसा आर्टिकल, इंडेफिनिट। आ नंबर ऑफ कहने का मतलब है आपको लगभग में पता है, आप फिक्स, आपको क्लियर नहीं पता कितने नंबर है। आ नंबर ऑफ मतलब इंडेफिनिट नंबर है कि बहुत सारे बच्चों ने भरा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने भरा है। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप उस नंबर को एक नहीं मान सकते, एक से ज्यादा मानेंगे, या यूनिटी के रूप में नहीं देख सकते जब नंबर ही क्लियर नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे ये कहा जाता है कि आ नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि आ नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर नहीं, क्योंकि आर्टिकल ए आया तो इंडेफिनिट नंबर है। यहां आर्टिकल द है तो वो डेफिनेट नंबर है, इसलिए इसके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, शी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। प्रिवेंट के साथ क्या आता है साहब, अगर आपको पता है कि प्रिवेंट के साथ क्या प्रपोजिशन आती है तो मुझे लगता है आसान होगा काम, और नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। उसने मुझे रोका, किस काम से रोका भाई, बताओ। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है क्या, बताओ जरा सोच समझ के। किसी चीज से रोकना, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, प्रिवेंटेड मी, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कुछ समझ जाओ। ठीक है, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, और प्रपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, उसने मुझे रोका क्या, किस काम से, हॉल में एंटर होने से। उसने मुझे रोका हॉल में एंटर होने से। अगर बात समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, द टीम वर प्लेइंग वेल। मैंने फिर वो बताया, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। पिछली क्लास में बता के आया हूं, या पता नहीं इस वाली में बताया होगा कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जो ग्रुप को दिखाते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, पूरे ज्यूरी ने इकट्ठा काम करा तो हैज आ गया। वही मैं कहूं ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में बट गई तो उसको ज्यूरी के साथ हैव लगा दिया। सेम गोज विद टीम, जैसे ज्यूरी है कलेक्टिव नाउन वैसे टीम कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा टीम प्लेइंग वेल, टीम जो है अच्छा खेल रही है या अच्छा खेल रही थी, लेकिन टीम का मतलब है पूरे ग्रुप के साथ। अब तुम कहोगे सर हो सकता है टीम के अलग अलग खिलाड़ी की बात चल रही है, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया ही नहीं है कि हम इस बात को मान लें कि टीम अलग अलग थी, कि टीम को अलग तरीके से देखा गया, टीम को टुकड़ों में देखा गया, नहीं, यहाँ पर पूरी टीम की बात चल रही है। तो पूरी टीम है तो सिंगुलर है, वर या वॉज, द टीम वॉज प्लेइंग वेल। ठीक है, आ जाओ, आंसर ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, द थीफ वॉज हंग फॉर हिज क्राइम्स, चोर को लटका दिया गया उसके क्राइम्स की वजह से। मैं आपको बता चुका हूं कि हैंग जो है इसकी दो फॉर्म्स बनती हैं, हैंग, हंग, हंग, और हैंग, हैंग्ड और हैंग। ध्यान रखना, हैंग, हंग, हंग, और हैंग, हैंग्ड, हैंग। ये जो हंग होता है ये लटकाना होता है साहब, किसी भी चीज को लटका दिया गया, नॉर्मल चीज को। और ईडी वाला जो होता है इसका मतलब किससे होता है, फांसी लगाने से, किसी को फांसी लगाना। अब अगर चोर है तो उसको उसके क्राइम्स के लिए क्या, उसको लटका दिया गया, लटकाया नहीं, फांसी। लटकाने का काम तो कोर्ट वगैरह का है, जैसे आई हंग माय कोट। ठीक है, मैंने अपने कोट को टांग दिया, ठीक है साहब, कोट टांगा जा सकता है, लेकिन आदमी को तो फांसी देते हैं ना। चोर है उसको फांसी दी गई होगी, और चोर को फांसी दी गई होगी तो वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ पर लटकाने वाली नहीं, थर्ड फॉर्म कौन सी वाली चाहिए, फांसी वाली। ये कैसे रफ हो गया, अच्छा मेरा, मैं पीछे से लग गया हूं इसमें। तो वाज क्या आएगा, hanged for his crimes। नेक्स्ट देख लो, द कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन, वही सेंटेंस है सेम, इट्स डिसीजन। इट्स का मतलब कमेटी को सिंगुलर माना गया, और कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया।
कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया, मतलब जितने लोग कमेटी में होंगे सबके सब साथ होंगे, उनका ओपिनियन, उनका डिसीजन सब एक होगा, तभी तो डिसीजन आ गया, वरना अटक जाता। इसका मतलब कमेटी को जो है इकट्ठा माना गया, कमेटी को एज अ यूनिटी देखा जा रहा है, कमेटी को एज अ यूनिटी देखा जा रहा है। और अब तुम कहोगे सर ये वाली बात अभी पिछली क्लास में ही बताई थी बहुत डिटेल में, है ना, तो आ जाओ जरा। तो कमेटी को एज अ यूनिटी देखा जा रहा है, तो हैव नहीं किसका यूज करेंगे, हैज का। कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड खाली है, मतलब सारे सेंटेंस हो गए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जितने भी सेंटेंस हो सकते थे एसएससी स्टेनोग्राफर के मैंने आपको सारे करा दिए हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर जो है पिछले साल 2025 का जो था उसके सारे सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप तसल्ली से इनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है जो जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा उसके नोट्स बना सकता है छोटे मोटे लिख के कि हाँ ये वाली बात बताइए इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। जिसने पढ़ रखा है वो अपना 2x पे करके देख लो या अपना बढ़ा के देख लो आगे, लेकिन हाँ देख जरूर लो, एटलीस्ट तुम्हें एक्सपोजर जरूर मिलेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, फायदेमंद चीज रहेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं कुछ सीरीज लेके आऊंगा जो भी मैं ला सकता हूँ, मतलब इसका स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस के लिए दूसरी सीरीज ले आऊंगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक ले लेंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट ले लेंगे, कुछ वोकैबुलरी उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो रही वो बात। दूसरा ये है कि सिलेबस की भी मैं जो है बेसिक फंडामेंटल्स की क्लास अभी मैं आपको अपलोड करूंगा कुछ टाइम बाद, उसको भी बेसिकली आप देख सकते हैं। सिलेबस भी मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने बता ही दिया था कि दोनों तरीके से बात चलेगी, सिलेबस भी करेंगे और बेसिक फंडामेंटल्स भी करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस क्लास भी करेंगे। तो सिलेबस तो मुझे कराना ही है, तो सिलेबस की एक आपको अगली क्लास अभी मिल जाएगी हाल फिलहाल में ही, हो सकता है इससे पहले सिलेबस वाली क्लास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बस बेसिकली बना ही रहा हूँ जल्दी जल्दी जितना हो सकता है। और मिलते हैं ब्रेक के बाद गाइस, अभी आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है यू एंजॉयड द सेशन, और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है चीज़ें बेहतर चल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, या कुछ भी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कोई भी आपका सजेशन है, कुछ भी है, यू कैन जस्ट जो है कमेंट ऑन द वीडियो कि भाई आपको लगता है ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक मैंने कहा कि व्हाट्सअप नंबर है हमारा एक, उस पर आप जो है ग्रुप वगैरह में जुड़ सकते हैं, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप उसके लिए ग्रुप में ऐड हो जाओ, कोई समस्या की बात नहीं है। और नंबर कहाँ मिल जाएगा, इस ये जो वीडियो होगी अपलोड जब होगी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वहाँ आपको चीज़ें मिल जाएंगी मुझे लगता है, ठीक है। चलो खैर आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं, फिलहाल के लिए टाटा बाय एवरीवन, ठीक है, चलो मिलते हैं।